सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारी तीसरी क्लास जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों टॉपिक्स को खत्म करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने पॉलिनेशन टॉपिक शुरू किया था कि पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को पॉलिनेशन के अलग अलग मैकेनिज्म्स बता रही थी कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। उसी तरीके से आज हम कंप्लीट पॉलिनेशन करेंगे और उसके बाद हम क्रॉस पॉलिनेशन पे भी शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपको दो मैकेनिज्म बता दिए थे। पहला मैंने आप लोगों को बताया था बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी यानी कि उभयलिंगिता के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा होमोगेमी के बारे में भी मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब मैंने बताया था कि जब पौधे में दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं उसको बाइसेक्सुअलिटी बोला जाता है, और जब पौधे में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही टाइम पे मेच्योर होते हैं उसको बोला जाता है होमोगैमी। उसको क्या बोला जाता है? होमोगैमी। यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था, अब आगे देखते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। देखो फूल में फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी है। यहाँ पे फ्लावर में अगर फीमेल मैच्योर करी है तो मेल भी मैच्योर कर चुका है। तो अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं तो ये वाला मेल बोलेगा मैं तुझी पे पॉलन छिड़क देता हूँ। ठीक है, तुझी पे पॉलन डाल के तुझे पॉलिनेट कर लेता हूँ। तो होमोगेमी जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो भी सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहा है। अब अगली दो चीजें आती हैं, क्लिस्टोगेमी और चेस्मोगेमी। इन दोनों को एक साथ ही समझेंगे, देखना ध्यान से। ठीक है, जहां पे कोई दिक्कत आती है बच्चों बताना है, चुप नहीं बैठे रहना है। ठीक है, चलो ओके। तो सबसे पहले आता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जब पौधे में फूल जो है वो बंद है। फूल जो है वो क्या है? बंद है, क्लोज्ड फ्लावर है। अब आप खुद सोचो कि फूल है, फूल की पंखुड़ियां बंद है, तो क्या फूल की, अगर मान लो फूल की पंखुड़ियां बंद हैं, तो क्या उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा? मतलब क्या उसमें दूसरा कोई पॉलन उड़ के आएगा? नहीं आएगा। तो क्लिस्टोगेमी कंडीशन ऐसी कंडीशन है जहां पे फूल जो है वो बंद रहता है, जो फूल की पंखुड़ियां हैं वो बंद ही रहती हैं, और उसी बंद कंडीशन में उसके अंदर पॉलिनेशन भी हो रहा है और उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी हो रही है, परागण भी हो रहा है और निषेचन भी हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे क्लिस्टोगेमी का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहां पे क्लोज्ड फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ये हमने फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, टॉपिक पूरा इन डिटेल एज इट इज पढ़ा था। बट यहाँ पे ये समझ लो ये आपका रिविजन ही है, क्योंकि मुझे जो मेन जेनेटिक्स, जो मेन ब्रीडिंग का पॉइंट है वो मुझे आपको समझाना है, इसीलिए मैं सारे पॉइंटर्स आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है? बंद फूल है, बंद फूल में ही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर बंद फूल है तो वो आपस में ही पॉलिनेशन करेगा, स्वपरागण ही करेगा। तो इसको बोला जाता है क्लिस्टोगेमी। इसी से मिलती जुलती कंडीशन होती है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी का देखो क्या मतलब होता है। चेस्मोगेमी का मतलब ही यही है। यहां पे क्या होता है, देखो दो सिनेरियोज होते हैं। जो परागण है, जो पॉलिनेशन है, वो होता है बंद फ्लावर में, क्लोज्ड फ्लावर में। पर फर्टिलाइजेशन के टाइम वो फूल खुल जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन के वक्त वो फ्लावर खुल जाता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है ओपन फ्लावर में। तो एक ऐसा सिनेरियो जहां पे फूल पहले बंद था, बंद फूल था, फूल ने अंदर ही पॉलिनेशन कर दी, अंदर ही पॉलिनेशन कर दी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कर लिया। जैसे पॉलिनेशन हुआ फूल खुल गया और उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब अगर पॉलिनेशन हो गया है तो अगर फूल खुल भी जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अंदर दो जो मेल और फीमेल है उन्होंने पॉलिनेशन कर लिया है। अगर मान लो ये फूल बंद है, इन्होंने अंदर पॉलिनेशन कर लिया, फूल खुल गया, उसके बाद अगर कोई दूसरा पॉलन भी उड़ के उस फूल पे आता है ना तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉलिनेशन कर चुके हैं। तो चेस्मोगेमी का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जब पॉलिनेशन तो बंद फ्लावर में होता है, और जैसे पॉलिनेशन हुआ वैसे फूल खुल जाता है, और फूल खुलने के बाद फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पौधों में होता है। तो दो अलग अलग सिनेरियो है, बट सिमिलैरिटी भी है
कि यहाँ पे बंद फूल के अंदर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्लिस्टोगैमी में दोनों के दोनों प्रोसेसेस क्लोज्ड फ्लावर में हो रहे हैं और चेस्मोगैमी में पॉलिनेशन के वक्त फूल बंद था और फर्टिलाइजेशन के वक्त फूल ओपन था। इतनी चीजें क्लियर होगी बेटा? बोलो भाई शाबाश, बोलना है, ठीक है, बोलते रहना है, नहीं समझ में आया तो भी बोलना है, समझ में आया तो भी बोलना है बेटा, ठीक है। चलो ऐसे पता लगा रहेगा, पता चलता रहेगा ना मुझे कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने बोला यार बाइसेक्सुअलिटी हो गई, होमोगैमी हो गया, क्लिस्टोगैमी हो गया, चेस्मोगैमी हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा भी और चीजें होती हैं जैसे कि पोजीशन ऑफ एंथर। पोजीशन ऑफ एंथर, एंथर क्या है? मेल पार्ट है ना। हम बोलते थे ये मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट का ये ऊपर वाला पोर्शन एंथर बोला जाता है इसको। कुछ फूल ऐसे होते हैं ना जिसमें एंथर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम सेल्फ पॉलिनेशन ही करो। जिसे आप लोगों को ये फूल दिख रही है टमाटर का फूल। अगर अभी तक आप लोगों ने टमाटर के फूल को अच्छे से नहीं देखा होगा तो आपको ऐसा दिखेगा। वो टमाटर के फूल में क्या हुआ है, जो मेल है, मेल ने फीमेल को पूरा कवर कर लिया है। मेल ने फीमेल को पूरा कवर कर लिया है। अब मेल ने फीमेल को पूरा कवर कर लिया है, बाहर से जगह ही नहीं है पोलन को अंदर आने के लिए। तो अगर बाहर से पोलन अंदर नहीं आ सकता मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। यहां पर भी क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो पोजीशन ऑफ एंथर का मतलब है किसी किसी फूलों में क्या होता है, जो एंथर है वो फीमेल को ढक रहा है पूरा। एंथर जो है या मेल पार्ट है वो फीमेल को पूरा कवर कर रहे हैं, जिस वजह से फीमेल को बाहर वाला कोई पॉलन पॉलिनेट नहीं कर सकता। उनको यही पॉलन पॉलिनेट कर सकते हैं, उनको यही वाले पॉलन पॉलिनेट कर सकते हैं जो इस मेल के हैं। तो अगर इस फीमेल को इसी का मेल पॉलिनेट कर रहा है दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, हम सेल्फ पॉलिनेशन के मैकेनिज्म ही तो पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एंथर कोन फॉर्मेशन, एंथर कोन क्यों बोला गया? देखो जो मेल पार्ट है वो ऐसे कोन बना रहे हैं, जैसे हम सॉफ्टी खाते हैं ना, कोन होती है उसकी, तो वैसा कोन सा बना देता है और अंदर मेल बेचारी फीमेल बेचारी छुपी हुई होती है, उसको ढक देते हैं फीमेल को कि तू बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। मेल ने उसको छुपा के रखा होता है कि मैं ही तेरे साथ पॉलिनेशन करूंगा, किसी दूसरे के साथ तुझे पॉलिनेट होने नहीं दूंगा। तो एंथर कोन फॉर्मेशन भी सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। सॉर्टेड? डन? अब जैसे ये तो हमने टमाटर की बात करी, एंथर कोन फॉर्मेशन जो है वो टमाटर में होता है। टमाटर या सोलेनेसी, जो भी पौधे सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं उनमें इस तरीके से एंथर कोन देखा जाता है। अगर मैं लेग्यूम फैमिली की बात करूं, लेग्यूम में कौन कौन आते हैं बच्चे? मटर आता ना। मटर की पेटल कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मटर की पंखुड़ियां ऐसी होती हैं, बाहर से दो पंखुड़ियां, उसके अंदर दो पंखुड़ियां और उसके बाद और दो पंखुड़ियां। ये बाहर वाली दो जो आपस में जुड़ी हुई हैं, ये बाहर वाली दो जो आपस में अगेन यहां पे जुड़ी हुई हैं, और एक अंदर देखो ये वाला, जो ये वाली पंखुड़ी है उस पंखुड़ी को बोला जाता है कील। जो सबसे अंदर वाली पंखुड़ी होती है मटर की उसको कील बोला जाता है। जो कील पेटल है उसके अंदर मेल और फीमेल छुपे हुए होते हैं। पेटल, अब पंखुड़ी की बात आ गई। यहाँ पे मेल फीमेल को बाहर जाने नहीं दे रहा था, अब यहाँ पे पंखुड़ी बोल रही है कि मेल और फीमेल तुम अंदर ही रहो, ठीक है। पंखुड़ी मेल और फीमेल दोनों को बाहर से कवर कर रही है। अब पंखुड़ी मेल और फीमेल को दोनों को कवर कर रही है, मतलब इनके पास अब सेल्फ पॉलिनेशन का ही ऑप्शन है, क्रॉस पॉलिनेशन ये नहीं कर पाएंगे। तो एंथर कोन टमाटर के केस में, कील इन लेग्यूम्स जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। कील क्यों बोला जाता है? कील का मतलब होता है पेटल। जो मटर है, मटर में पेटल्स को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे ये जो बाहर वाली पेटल है इनको बोला जाता है स्टैंडर्ड। ये जो दो पेटल्स हैं इनको बोला जाता है विंग्स, साइड में है इसीलिए विंग्स।
और ये जो अंदर है पेटल, इसको बोला जाता है कील। इस कील के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट छुपे हुए हैं, जिस वजह से उनके पास यही ऑप्शन है कि उनको सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा, स्वपरागण करना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है भाई? बताओ शाबाश। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो जल्दी से बता दो। अब सेल्फ पॉलिनेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट ही हो चुका है एक तरीके से, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है जब एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, हमने अलग अलग मैकेनिज्म्स पढ़े सेल्फ पॉलिनेशन के, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, इसके अलावा हमने क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी, एंथर कोन फॉर्मेशन और कील इन केस ऑफ मटर, पी में कील फॉर्मेशन पढ़ा। अब मैं आप लोगों को 3 सिनेरियोस डिफरेंशिएट करवाने वाली हूँ और ये 3 सिनेरियो के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके आखिरी, ओके अच्छा चैट नीचे गई थी, मेरे को लगा कोई बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं वीडियो कभी कभी लैग कर रही है। अभी ठीक है बेटा? शशांक, आकृति, बाकी भी बताओ भाई, अभी क्लियर है? चलो। चैट ऊपर गई थी, मेरे को लगा कोई भी बच्चा कुछ भी आंसर नहीं कर रहा, अभी देखा जब आकृति का मैसेज आया। ठीक है, चलो ओके। अब देखो क्या कर रही हूं मैं। चलो देखो, मैंने बोला हमने पढ़ा सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने बोला एक फूल है, पौधे में बहुत सारे फूल हैं, एक फूल मैंने निकाला, उस एक फूल में फीमेल भी है और मेल भी है, ये आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं, इसको बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। अब दूसरा सिनेरियो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है एक प्लांट, एक पौधा, उसमें अलग अलग फूल हैं, फ्लावर 1, फ्लावर 2, और दूसरा पौधा उसमें भी अलग अलग फूल हैं। यहां पे जो फीमेल है उसको ये यहां से दूसरे पौधे का पॉलिन पॉलिनेट कर रहा है। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन में बोलूं क्या होता है, जब 2 पौधों के बीच में पॉलिनेशन होता है, यहां पे एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, यहां पे एक फूल में नहीं हो रहा है। ये फूल है, इस फूल में जो फीमेल है उसको दूसरे पौधे का मेल पॉलिनेट कर रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलिनेशन बिटवीन 2 प्लांट्स, 2 पौधों के बीच में पॉलिनेशन, एक पौधा दूसरा पौधा, यहां से मेल या यहां से पॉलन उड़ के इस पौधे की फीमेल पे गया और पॉलिनेशन किया, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। सेल्फ में एक ही फूल के अंदर हो रहा था कि एक फूल है, इसी के अंदर दोनों पार्ट है और वो आपस में ही पॉलिनेशन कर रहे हैं। इनमें से एक सिनेरियो अलग आता है, दैट इज, अब यहाँ पे ये एक पौधा था, उसका एक फूल की बात हमने की। ठीक है, पौधा एक ही था, उसके एक फूल की बात हमने की, यहाँ पे अलग अलग पौधे थे। ठीक है, अब एक सिनेरियो ये आता है, मैम पॉलिनेटिंग फैक्टर्स तो बहुत सारे, हाँ जी शशांक, बहुत सारे हो सकते हैं, वो अपन क्रॉस पॉलिनेशन में करेंगे। ठीक है, अभी आएगा वो। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई ये पौधा है एक ही, इसमें एक फूल यहां पे, एक फूल यहां पे। अगर मान लो अलग अलग फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, यहां पे मैंने बोला एक ही फूल के अंदर पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, एक फूल इन्वॉल्व था यहाँ पे 2 अलग अलग पौधे इन्वॉल्व थे। अब मैं यहाँ पे बोली, यहाँ पे पौधा तो एक ही है, पर यहाँ पे 2 अलग अलग फूलों का लेना देना है। ये पॉलन इसने बनाई, इसने बोला मैं अपनी फीमेल को नहीं पॉलिनेट करूंगा, यहाँ पे पॉलन दे दूंगा मैं। तो जब पॉलिनेशन 2 फूलों के बीच में होता है और वो 2 फूल एक ही पौधे को बिलोंग करते हैं, उसके लिए टर्म दी जाती है गाइटनोगेमी, या जिटनोगेमी भी बोला जाता है। तो जिटनोगेमी का मतलब है जब 2 फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है और वो 2 फूल एक ही पौधे के हैं, और वो 2 फूल एक ही पौधे के हैं, तो उसको बोला जाता है जिटनोगेमी। तो यहां पे हमारे पास पौधा एक था बट फूल भी एक था, यहां पे हमारे पास पौधा एक है बट फूल अलग अलग है, यहां पे हमारे पास पौधे ही अलग अलग हैं।
तो पहला सिनेरियो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा सिनेरियो जिटनोगेमी, और तीसरा सिनेरियो है क्रॉस पॉलिनेशन। और तीसरा सिनेरियो क्या है बच्चे? क्रॉस पॉलिनेशन है। अब यहां पे आ जाओ, जो प्लांट ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज समझनी है। ठीक है, ये चीज आपकी पिछले सेमेस्टर की थी। ठीक है, अब जो ब्रीडिंग में आपको याद रखना ही रखना है उसको समझते हैं ध्यान से। मैंने बोला सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ये फीमेल, ये मेल, एक ही फूल है ये, इन्होंने आपस में ही पॉलिनेशन कर लिया, इन्होंने आपस में ही पॉलिनेशन कर लिया। अब देखो, मान लो इस पौधे की जीन्स हैं, ये पौधा लंबा है तो इसमें जीन है कैपिटल टी, मान लो इसमें जीन है ये। तो मैंने क्या किया, फीमेल मेल एक ही पौधे में पॉलिनेशन हुआ, तो इनके जो बच्चे आएंगे वो कैसे होंगे? वो भी यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे आएंगे। उनमें भी क्या होगा? कैपिटल टी, उनमें भी लंबाई की जीन होगी, उनमें भी लंबाई की जीन होगी। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक फूल में एक पौधा है। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कि क्या बोलते हैं कि भाई बहन में ही शादी हो गई, काइंड ऑफ वैसा। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक ही पौधे का, एक ही फूल का फीमेल मेल के साथ पॉलिनेट हो रहा है, तो इनका जो बच्चा आगे आएगा, इनसे जो पौधे आगे बनेंगे वो भी यूनिफॉर्म होंगे। वो कैसे होंगे? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे होंगे वो जो पौधे, देखो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो आगे पौधे आते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे कैरेक्टर्स उनमें होते हैं। ठीक है, एक जैसे कैरेक्टर होते हैं। अगर मान लो ये लंबा पौधा था तो उनके बच्चे भी लंबे पैदा आएंगे, तो यूनिफॉर्मिटी होती है सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है सेल्फ पॉलिनेशन में। ठीक है, और अगर आप पूछो कि मैम जिटनोगेमी अगर होती है तब क्या सिनेरियो होगा? तब भी सेम सिनेरियो होगा। ये पौधा, ये एक फूल है, ये सेम पौधा, ये दूसरा फूल है। अब पौधा तो एक ही है ना यार, पौधे में जीन्स तो वही होंगी, चाहे इस फूल में चाहे इस फूल में जीन तो सेम होगा। तो यहां पर भी हम बोलेंगे जो इनके बच्चे आएंगे, अगर यहां से पॉलन उड़ के यहां गया, इनके जो सीड्स आएंगे उनमें भी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पौधे की जीन तो सेम ही है ना यार, फूल कहीं भी हो, फूल यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं भी हो, जीन्स तो एक ही जैसी हैं, जीन्स तो एक ही जैसी हैं पौधे की। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और जिटनोगेमी दोनों में जो पौधे आगे बनते हैं वो यूनिफॉर्म पौधे आते हैं, या हम बोल सकते हैं होमोजाइगस प्लांट्स हमें मिलते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस का क्या मतलब होता है भाई, बताओ कोई? फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ ये होमोजाइगस का क्या मतलब है? बताओ बताओ, शाबाश, जल्दी से बताएंगे। होमोजाइगस का मतलब ही होता है एक जैसे। हम बोलते हैं ना कि अगर जीन में दो अलील सेम है तो उसको बोला जाता है होमोजाइगस। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और जिटनोगेमी से जो पौधे हमें मिलते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, वो होमोजाइगस होते हैं। तो ये चीज आपको ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, और आपको पता भी होना चाहिए आगे चल के जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो ये चीजें पूछी जाती हैं आगे वाली। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और जिटनोगेमी में होमोजाइगस प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, या होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है। होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है एक जैसे वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि जीन सेम है, जीन सेम है। ऐसा होता है ना कि मैं ये बोल रही हूँ, मान लो कि एक ही घर में शादी हो रही है, कि होता है बहुत अलग अलग कल्चर्स में, भाई बहनों में या कजिन्स में शादी होती है। ठीक है, तो मान लो कजिन्स में शादी हो गई, तो कहीं ना कहीं कजिन्स जो है वो रिलेटेड है, उनमें जीन्स एक जैसी हैं, तो आगे बच्चा जो है वो उतना ज्यादा डाइवर्स नहीं आएगा। डाइवर्स का मतलब है उसमें उतनी ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। मान लो अब कोई बंदा है उसने अफ्रीकन लड़की से शादी की, कोई इंडियन है उसने अफ्रीकन से शादी की, तो उनका बच्चे में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, बहुत ज्यादा विविधता होगी, क्योंकि बहुत ही अलग जीन्स थी, मम्मी में बहुत अलग जीन थी, पापा में बहुत अलग जीन थी, उनका बच्चा है उसमें भी अलग अलग प्रकार की जीन्स आई। पर जब पेरेंट्स सेम है, पेरेंट्स जब सेम है तो बच्चे में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आती नहीं है, बच्चे में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आती नहीं है। तो यहां पर भी वही सिनेरियो हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में, एक ही पौधे के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही तरीके की जीन है, तो बच्चा भी आगे कैसा आएगा? यूनिफॉर्म आता है, होमोजाइगस आता है। क्या इतनी चीजें क्लियर होगी भाई? बताओ बताओ, शाबाश।
क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। अरे यार वो वाला पॉइंटर, वो वाला कहां गया? हाँ ये डन। शशांक क्या बोल रहे, रुक जाओ। सेम टाइप प्लांट से, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ओके चलो, चैट्स को पता नहीं क्यों रही ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। अब देखो, जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि अगर हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया है तो उसके क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं, क्या परिणाम उसका निकलता है। इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी समयुग्मक जो भी है, समयुग जो भी है, ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं होता, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग देखना, जैसे मैं ये बात करूं कि मैंने आपको आपकी क्लास में नहीं बताया था कि जैसे हम बात करते हैं कि सिमिलर रिश्तों में शादी नहीं करनी चाहिए, या आपस में अगर आप रिश्तेदार हो तो शादियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जनरेशन के बाद, बहुत सारी पीढ़ियों के बाद फिर ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कोई बीमारी हो सकती है, या स्टेरिलिटी आ सकती है बच्चों में, ठीक है, ऐसे चांसेस होते हैं। तो अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन बार बार करवा रही हूँ, बार बार सेम जीन को क्रॉस करवाते जा रही हूँ, तो उससे होमोजाइगोसिटी, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसे पौधे हमें देखने को मिलेंगे। रिड्यूसेस हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब होता है विविधता, वेरिएशंस कम होती जाएंगी और यूनिफॉर्मिटी बढ़ती जाएगी, एक समानता बढ़ती जाएगी सेल्फ पॉलिनेशन करने पर। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन विद यूनिफॉर्म जेनेटिक मेकअप। देखो प्योर लाइन का क्या मतलब होता है, ये आगे चल के आपको आएगा, तो यहाँ पे बस तुम याद रख लो, क्योंकि अगर मैं प्योर लाइन यहाँ पे बताऊंगी तो पूरा लेक्चर प्योर लाइन पे ही चला जाएगा। यहाँ पे बस ये चीज याद कर लो अभी के लिए, प्योर लाइन अभी आपका 5-6 से 6-7 लेक्चर्स बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लो कि ये प्योर लाइन को डेवलप करने के लिए जरूरी है। फिर मैं वहां पे आपको ये पॉइंटर बता दूंगी, ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा टॉपिक। देन bring recessive gene into homozygous condition and allowing their expression। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जिसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हमें बोला जाता है कि क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब क्लोज रिलेशन में शादी की जाती है तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक कोई पेरेंट है, अगर मैं सेम रिश्ते में, मान लो मैंने अपने रिश्तेदार से ही शादी कर ली, भाई बहन से ही शादी कर ली, तो उसमें भी जीन सेम होंगी। तो जीन्स सेम होने की वजह से क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है, रिसेसिव जीन हमारे पास मिलती है, रिसेसिव फॉर्म। रिसेसिव फॉर्म का मतलब है दोनों लेटर स्मॉल स्मॉल वाले, ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन हमें बार बार सेल्फिंग की वजह से मिलता है, और जो हार्मफुल होता है, इस कॉम्बिनेशन के जो पौधे आएंगे वो ज्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमारे पास ये चीज आ सकती है, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कुछ सिनेरियो में तो अच्छे होते हैं, बट मेजरली जब भी ये वाला कॉम्बिनेशन आता है, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों अलील का एक जैसा होना, रिसेसिव का मतलब है छोटी फॉर्म, छोटे लेटर में, ठीक है। तो जब एक जीन रिसेसिव फॉर्म में होती है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होती है, तो वो ज्यादातर हार्मफुल इफेक्ट देती है, तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करने की वजह से वो चीज हो सकती है। तो ये एक परिणाम हम देख रहे हैं कि अगर हमने बार बार सेल्फ पॉलिनेशन किया तो, ठीक है। फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन, देखो वही पॉइंटर यहाँ पे भी लिखा गया है, हमें पता चल जाएगा रिसेसिव अलील क्या है और उसको हम हटा देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। एंड मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, अगर हम चाहते हैं कि पौधे में यूनिफॉर्मिटी हो, अगर मैं ये चाहती हूँ कि यार मुझे 100 पौधे चाहिए और वो 100 पौधे एक ही हाइट के हों, यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं कि कुछ लंबे कुछ छोटे कुछ एवरेज हाइट के, मैं चाहती हूँ एक समान हाइट के हों, यूनिफॉर्म हो, तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए लाया जा सकता है। तो जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस में आपको परिणाम याद रखने हैं कि अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो उसकी वजह से पौधों में होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, हेट्रोजाइगोसिटी कम होगी, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा आएगी, और जो वेरिएशंस है वो कम से कम आएंगी, और हम
जो रिसेसिव अलील्स हैं या रिसेसिव जीन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ज्यादातर केसेस में जो रिसेसिव जीन्स होती हैं, जो छोटी फॉर्म होती है जीन की, वो हार्मफुल होती है। तो सेल्फिंग करके हमें वो आइडेंटिफाई हो जाएगी और हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस है सेल्फ पॉलिनेशन या जिटनोगैमी के। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर है भाई? बोलो बोलो शाबाश। और यहाँ पे उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने जेनेटिक्स में आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से बताई है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप। और हर क्लास में ये बताना बच्चे फिजिबल नहीं होता। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन टॉपिक, ये मैं डायरेक्टली इस पे शिफ्ट कर सकती थी, ठीक है, बट क्योंकि ऑलरेडी हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। चलो ओके डन, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब मैंने बोला, जब दो पौधों के बीच में हम पॉलिनेशन करवाते हैं। एक पौधा है यहां, एक पौधा दूर है, दूर से पॉलन उड़ा और इस पौधे को पॉलिनेट कर दिया, तो इसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। कि जब एक पौधे से पॉलन गया दूसरे पौधे के स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल के ऊपर, और उन्होंने आपस में पॉलिनेशन कर लिया, तो उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब जैसे शशांक ने पहले पूछा था पॉलिनेटिंग फैक्टर्स। अब अगर एक पौधे से उड़ के एक पौधा मान लो यहाँ है, एक पौधा ये है, अगर यहाँ से पॉलन उड़ के यहाँ पे गया है तो किसी ना किसी चीज की हेल्प से गया होगा, किसी ना किसी माध्यम से गया होगा। हवा आई और हवा ने पॉलन यहाँ से यहाँ पे छिड़क दिया। पानी था, पानी की वजह से पॉलन तैरता गया और फीमेल को पॉलिनेट कर लिया। एक बर्ड था, पंछी आया, पंछी फूल पे कुछ देख रहा था कि कीड़े मकोड़े तो नहीं है, गलती से उसकी चोंच पे पॉलन बैठ गया, फिर दूसरे फूल पे जब वो बैठा तो उसने पॉलिनेशन करवा दिया। मधुमक्खियां, जिनको हम बोलते हैं कि यार मेजरली जो क्रॉप्स हैं उनमें मधुमक्खियां ही पॉलिनेशन करवाती हैं। बिल्कुल सही शशांक, विंड वाटर इंसेक्ट्स कि ये पॉलिनेशन करवाती हैं। तो ऐसे माध्यम जो पॉलिनेशन करवाने में मदद करते हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई कीड़ा मकोड़ा हो, उनको बोला जाता है पॉलिनेटर्स। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, पॉलिनेटर्स या पॉलिनाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हमेशा कोई ना कोई एजेंट चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दो पौधे हैं कि ना हवा है ना पानी ना कोई, तो थोड़ी ना पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन, दो पौधों के बीच में पॉलिनेशन तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई पॉलिनेटर होगा, जब कोई ना कोई पॉलिनाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलो तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है ये दो अलग अलग पौधे हैं, पॉलन उड़ के एक पौधे से दूसरे पौधे पे गया, इसी को क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। और एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मक्की में होता है, बाजरा में होता है, कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स का मतलब होता है, बताओ कोल क्रॉप का एग्जाम्पल, मैंने कल भी आपको बताया था, कल नहीं पहली क्लास में शायद, बताओ, कल ही बताया था, बोलो बोलो। कोल क्रॉप्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जिन्होंने वेजिटेबल का कोर्स पढ़ लिया है उनको तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही सेजल, ठीक है, बिल्कुल। कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारी चीजें कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्रॉप्स क्रॉस पॉलिनेशन का हिस्सा हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स काम करते हैं। एजेंट्स का मतलब है कोई ना कोई माध्यम क्रॉस पॉलिनेशन करवाता है। यहाँ पे मधुमक्खी बैठी है, वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रही है। इस फूल पे बैठी वो, उसकी टांगों में पॉलन चिपक गए, जब वो दूसरे फूल पे जाएगी तो उस टांग से वो पॉलन वहां पे रिलीज हो जाएंगे। तो जब पॉलिनेशन इंसेक्ट की मदद से हो रहा है, इंसेक्ट में आ जाता है मधुमक्खी, तो उस तरीके के पॉलिनेशन को बोला जाता है, सॉरी, उस तरीके के पॉलिनेटर्स को बोला जाता है एंटोमोफिलस। अगर मैं बोल रही हूं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली का मतलब है जब इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, इंसेक्ट की मदद से पर परागण हो रहा है। अगर पानी की मदद से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोफिली, अगर बर्ड्स की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑर्निथोफिली उसको बोला जाता है, ठीक है। तो पॉलिनेटर्स हैं ये सारे, पानी, बर्ड्स, हनीबीज, सारे के सारे पॉलिनेटर्स या पॉलिनाइजर्स हैं, सॉरी, या तो पॉलिनाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है।
चलो अब मैकेनिज्म्स पे आते हैं। मैकेनिज्म्स मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता जा रहा है। तो सबसे पहले आता है डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। अब अगर आप लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन के मैकेनिज्म समझ में आ गए ना, तो बिल्कुल उल्टे यहां पे है। तो हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे पहला बाइसेक्सुअलिटी, कि दो सेक्सेस एक ही पौधे में है, मेल भी एक ही में है, फीमेल भी एक ही में है। बट अब सोचो अगर मेल अलग पौधे में है, फीमेल अलग पौधे में है, तो क्या वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएंगे? बताओ, क्या वो सेल्फ पॉलिनेशन कर पाएंगे? मैंने कहा एक पौधे में सिर्फ मेल पार्ट ही पाया जा रहा है और एक पौधे में सिर्फ फीमेल पार्ट ही पाया जा रहा है, तो क्या इन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होगा? बाकी भी बोलो भाई, शशांक ने बोल दिया, बाकी बताओ। सेजल, विजय, आकृति, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें फीमेल पार्ट ही है, तो क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा? पॉलिनेशन के लिए इसको मेल भी तो चाहिए, मेल तो है ही नहीं इसमें। अब इसमें सिर्फ मेल ही है, इसमें फीमेल है ही नहीं। अब यही पार्ट है तो ये किसको पोलन देगा? तो अगर एक ऐसा पौधा जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर है और एक ऐसा पौधा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है, तो उस सिनेरियो में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने वाला। अगर सिर्फ फीमेल है तो मेल भी तो चाहिए उसको पॉलिनेशन के लिए, मेल है ही नहीं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। यहाँ पे फीमेल चाहिए तो फीमेल है नहीं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का आता है, दैट इज योर यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी। यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लाइनी एक ही बात है। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनि का मतलब होता है एक, सेक्सुअलिटी का मतलब होता है सेक्स, कि पौधे में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, पौधे में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, तो उसको बोला जाता है डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी। तो मैंने बोला ये पौधा है इसमें सिर्फ मेल ही है, फूल में सिर्फ मेल पार्ट ही है, और एक ऐसा पौधा जिसमें फूल में सिर्फ फीमेल पार्ट ही है, ये पौधा नंबर 1, पौधा नंबर 2। तो अब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, तो इनके पास एक ही ऑप्शन बनता है क्रॉस पॉलिनेशन करने का। तो ये मेल बोलता है मैं जब पॉलन रिलीज करूंगा ना तो मैं तुम पे छिड़कूंगा उसको, तो हम ना क्रॉस पॉलिनेशन कर लेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इज इट क्लियर? डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताओ भाई, इज इट क्लियर? बोलो बोलो। तो ऐसे फूल जिनमें मेल पार्ट पाया जाता है उनको बोला जाता है स्टेमिनेट प्लांट्स। स्टेमिनेट का जो शब्द है वो स्टेमन से आया है, स्टेमन होता है ना मेल वाला पार्ट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेमिनेट। और ऐसा पौधा जिसमें सिर्फ फीमेल पाई जाती है उसको बोला जाता है पिस्टिलेट। बोला जाता है ना फीमेल को पिस्टिल, तो इसीलिए इसको पिस्टिलेट प्लांट्स या पिस्टिलेट फ्लावर बोला जाता है। तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। स्टेमिनेट का मतलब है जिसमें सिर्फ स्टेमन्स होंगे, मेल पार्ट होगा, और जिसमें सिर्फ पिस्टिल होगी यानी कि फीमेल होगी उसको बोला जाता है पिस्टिलेट फ्लावर्स और द प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का था डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। अब याद करो दूसरा पॉइंटर याद करो भाई। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने दूसरा प्रोसेस क्या पढ़ा था? जल्दी से बताओ, बायसेक्सुअलिटी के बाद हमने क्या पढ़ा था? बोलो बोलो। याद भी करनी है साथ साथ चीजें, ठीक है? बताओ
बिल्कुल सही विजय, होमोगैमी हमने पढ़ा था, तो यहां पे हम पढ़ते हैं डाइकोगैमी। होमोगैमी का मतलब मैंने आपको बताया था, होमो का मतलब है सेम, गैमी का मतलब है गैमीट्स। गैमीट्स की क्या चीज सेम है? मैच्योरिटी पीरियड सेम है। जब वो सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम आपस में ही पॉलिनेशन कर लेंगे। अब सोचो, सोचो ऐसे पौधे हैं जहां पे फीमेल हो गई है मैच्योर, मेल मैच्योर नहीं हो पाया है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डाइकोगैमी। जब मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते हैं, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते हैं, किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डाइकोगैमी। अब हम बाइसेक्सुअल की बात करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की हम क्यों बात करेंगे? यूनि में इसमें मेल है, इसमें फीमेल है, तो किसी भी टाइम पे कोई भी मैच्योर हो, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर कोई पौधा बाइसेक्सुअल है, कोई फूल बाइसेक्सुअल है, उसमें दोनों पार्ट पाए जा रहे हैं, तो अगर उसमें ऐसा हो रहा है कि मेल पहले, मेल बेचारा भी छोटा है, फीमेल बड़ी हो गई है, फीमेल मैच्योर हो गई है, तो क्या अब ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे? अब ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे। फीमेल बोल रही है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मेल बोल रहा है अभी मैं छोटा ही हूँ। ठीक है, मेल है बच्चा अभी और फीमेल बड़ी हो गई है, शादी करने की उम्र हो गई है फीमेल की। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये आपस में पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ये अब क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। मेल फीमेल बोलेगी अब जो मेल मेरी उम्र का हो गया है, मैं उसी के साथ शादी करूंगी, तो उसको दूसरे पौधे के साथ शादी करनी पड़ेगी या दूसरे मेल के साथ पॉलिनेट करना पड़ेगा। तो अगर दूसरे मेल के साथ पॉलिनेट करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डाइकोगेमी एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर कर रहे हैं बायसेक्सुअल फ्लावर में, इसी को बोला जाता है डाइकोगेमी। क्या बोला जाता है? डाइकोगेमी बोला जाता है। अब नाम तो दिया होगा ना कुछ। अगर फीमेल पहले मैच्योर करती है, अगर फीमेल पहले मैच्योर करती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटोगाइनी। गाइनी शब्द इज रिलेटेड टू फीमेल, हम बोलते हैं ना गाइनी के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो गाइनी इज रिलेटेड टू फीमेल। तो अगर फीमेल मैच्योर करती है पहले तो प्रोटोगाइनी उसको बोला जाता है, और अगर मेल पहले मैच्योर करता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री, तो प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री का मतलब समझ में आ गया। अगर फीमेल पहले मैच्योर करती है तो प्रोटोगाइनी, और अगर मेल पहले मैच्योर करता है तो उसको बोला जाता है प्रोटेंड्री। इज इट क्लियर? तो इस सिनेरियो में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इस सिनेरियो में भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। डन? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सोचना है इसको, क्या सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है? बताओ, यस और नो। क्या सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा? बोलो, बाकी विजय के अलावा बाकी। एक बच्चे ने नो आंसर किया, फिर सारे नो करेंगे, है ना? बिल्कुल सही नहीं, अभी तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, ये भी तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ? नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, उसमें भी हमें टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ रही है। क्या पता मेल पहले मैच्योर कर गया, क्या पता फीमेल पहले मैच्योर कर गई, तो ये सारे सिनेरियोस हम लोगों को देखने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो डाइकोगेमी में यही लिखा गया है, जब, अच्छा कहां गया डाइकोगेमी? तो डाइकोगेमी में यही लिखा गया है, जब एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, जब पुष्पों में पुंकेसर और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसी को बोला जाता है डाइकोगेमी। परिपक्वता, असमानता उसको बोला जाता है। ठीक है,
चलो अब अगले उस पे आते हैं, अगले मैकेनिज्म पे आते हैं। अगला मैकेनिज्म है हर्कोगेमी। अब देखो हर्कोगेमी का क्या मतलब होता है। हर्कोगेमी नहीं, हिट्रोस्टाइली करते हैं पहले। अगला मैकेनिज्म आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रो शब्द का मतलब बताओ क्या, हेट्रो वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ, बहुत बार बताया मैंने, बोलो बोलो। हेट्रो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही आकृति, डिफरेंट। हेट्रोस्टाइली का मतलब है डिफरेंट स्टाइली, स्टाइल एंड फिलामेंट लेंथ। कल मैंने फ्लावर का डायग्राम बताया था आपको, स्टाइल क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है ना, पता है ना? ये फीमेल पार्ट, इसको बोला जाता है स्टाइल, और ये मेल, इसको बोला जाता है फिलामेंट। तो आप खुद सोचो, अगर इन दोनों की लेंथ में वेरिएशन होगा तब भी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं यही सिनेरियो हो रहा है, अबे कहां गया, यही सिनेरियो हो रहा है, यहां पे भी तो मैं बोल सकती हूँ स्टाइल लंबा है फिलामेंट छोटा है, यही सिनेरियो, बस उसको अलग टर्म दे दी है, उसको बस अलग टर्म दे दी है कि जब स्टाइल और फिलामेंट, फीमेल का जो स्टाइल है और मेल का जो फिलामेंट है, जब उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, अब फीमेल की स्टाइल ऊपर है, मेल का जो फिलामेंट है वो छोटा ही रह गया, हो ही नहीं पाएगा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन संभव ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो हेट्रोस्टाइली का भी मतलब यही है कि जब फीमेल में स्टाइल और मेल में फिलामेंट लेंथ अलग अलग होती हैं तो उसको बोला जाता है हेट्रोस्टाइली, और हेट्रोस्टाइली की वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। मैम दोनों में से कोई भी, हाँ कोई कोई सा भी लंबा छोटा हो सकता है, कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फीमेल ही लॉन्ग होगी, जरूरी नहीं है कि मेल ही शॉर्ट होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग पौधों में अलग अलग सिनेरियो होता है। अगर आपने बैंगन देखा होगा, बैंगन के फूल में हिट्रोस्टाइली बहुत ज्यादा पाई जाती है, जहां पे स्टाइल की लेंथ ज्यादा होती है, जहां पे जो फीमेल का स्टाइल है वो लंबा होता है और मेल का फिलामेंट छोटा रह जाता है, और वो आपस में पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, फिर उनको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, डन, क्लियर है? चलो अब उसके बाद हेट्रोस्टाइली में हमने क्या बोला कि जब स्टाइल और फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होती है उसको हेट्रोस्टाइली बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको ब्रिंजल का एग्जांपल बताया। अब अगला जो मैकेनिज्म है दैट इज हर्कोगेमी। अब देखो हर्कोगेमी का क्या मतलब होता है। हर्कोगेमी का मतलब होता है कि जैसे ये फीमेल, ये मेल, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एक ही फूल जिसमें दोनों सेक्सेस हैं। अब फिर भी ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करे, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पा रहे हैं? तो अब ये दिक्कत आ रही है कि स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर एक लेयर सी बिछी हुई है, वैक्सी लेयर। एक पौधा होता है लूसर्न, लूसर्न में क्या होता है, स्टिग्मा के सरफेस पे एक वैक्सी लेयर, बाहर से एक लेयर जैसी इमेजिन करो, एक वैक्सी लेयर होती है, जिसकी वजह से जब ये पॉलन इस पे गया तो पॉलिनेशन नहीं हो पा रही है, एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है, वो बैरियर का काम कर रहा है। ऐसे नॉर्मली पॉलन आता तो यहाँ पे पॉलिनेशन कर लेता, बट अब स्टिग्मा के ऊपर लेयर बिछी हुई है, ठीक है, वैक्स की लेयर बनी हुई है, जिसकी वजह से पोलन पॉलिनेट ही नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से पोलन पॉलिनेट ही नहीं कर पा रहा है, तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। अब आप लोग बोलोगे मैम क्रॉस पॉलिनेशन में भी तो, क्रॉस पॉलिनेशन में भी तो पोलन उड़ के ही आएगा, मान लो ये पौधा दूसरा है, पौधा नंबर 2, कि क्रॉस पॉलिनेशन में भी तो ऐसा होगा ना, पोलन उड़ेंगे और यहां पे जाएंगे, तो फिर कैसे क्रॉस पॉलिनेशन होगा? तो क्रॉस पॉलिनेशन लूसन के केस में मधुमक्खियां यूजुअली करवाती हैं, और मधुमक्खियां जब इस पौधे को विजिट करेंगी
जब वो बैठेंगी तो उसकी टांग से, देखो नेचर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसकी टांग से ये वैक्सी लेयर टूट जाती है और उसने अपनी टांग में पॉलन लाए हुए हैं और फिर वो पॉलन यहाँ पे डाल देगी और यहाँ पे फिर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है हर्कोगैमी। क्या बोला जाता है? हर्कोगैमी। जब फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है, जब कोई फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर प्रेजेंट है जिस वजह से पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, जैसे एग्जाम्पल लूसर्न। लूसर्न के केस में स्टिग्मा के ऊपर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाने देती, बट उसी वैक्सी लेयर को हनी बीज की टांगे लात मार के तोड़ रही हैं कि मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। ठीक है, तो हनी बी जब इस पौधे में विजिट करती है तो ये वैक्सी लेयर टूट जाती है और हनी बी ने जो पॉलन लेके आई होगी वो अपने साथ, वो पॉलन इस पौधे को, इस फीमेल को पॉलिनेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो मैकेनिज्म है हर्कोगैमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसी तरीके से ये मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इज इट क्लियर? क्या इतनी चीज क्लियर है बच्चे? बोलो बोलो शाबाश, बताओ बताओ। तो हर्कोगैमी का क्या मतलब है? फिजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देता, इसी को हर्कोगैमी बोला जाता है। डन? चलो आगे आते हैं, हमारे पास और दो मैकेनिज्म्स। ठीक है, इसमें डन, ये कल कर लेते हैं, इसको थोड़ा और मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, 55 तक बाहर टीचर खड़े हो जाते हैं, पीडीएफ भी मुझे सेव करनी है। यहां तक आज की क्लास में कोई भी दिक्कत है तो बताओ, कल फिर हम ये दो करके जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के और अगला टॉपिक शुरू कर देंगे। अगला टॉपिक क्या था हमारा? अच्छा कल, ओ शिट, कल तो नहीं है, कल पेस्ट की क्लास है, देखना। ठीक है, 3 दिन ब्रीडिंग और 3 दिन एंटोमोलॉजी की क्लास है, तो 3 दिन करवा ही देती हूँ यार, इतना फिर अ, 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 है टॉपिक, ये लंबा ही है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, डन? ओके, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो बेटा बता दिया करना है, साथ साथ में है ना, चुप नहीं रहना है। आपका ही नुकसान है चुप रह के। ठीक है, तो 822 पढ़ना ऐसे कि यार अभी भी तुम्हारे बीएससी में बहुत अच्छे नंबर आए और आगे चल के भी तुम्हें कम मत्था पेची करना पड़े, क्योंकि जब तक आप लोग पहुंचोगे एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन के लिए, तब तक बहुत हाई फाई लेवल हो चुका होगा, क्योंकि 2-3 या 3-4 साल में ही लेवल इतना ज्यादा हो जाता है ना, हमें पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, एंटो ऐड नहीं है बेटा अभी, अभिषेक ऐड नहीं हुई अभी क्लासेस, एंटो 2 नहीं है, एंटो 2 नहीं है, पेस्ट कंट्रोल की क्लासेस है। आपको सब्जेक्ट हमने बताए थे ना यूट्यूब पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं, जो एंटो 2 सब्जेक्ट है ना उसकी कुछ क्लासेस हैं, तो वो मैं ऐड करवा दूंगी, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में आपको एंटो पार्ट 1 एंटो पार्ट 2 करके था, आधा आधा सिलेबस था एंटो का, कुछ मेजर यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स था वो। ठीक है, जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बताती हूँ, अरे क्या कहना, तो जैसे मेजरली यूनिवर्सिटी में एंटो का कोर्स था फंडामेंटल ऑफ एंटो, इसमें थे 4 यूनिट, 1 2 3 4, वो मैंने आपको करवाया है पिछली बार। कुछ बच्चों के यूनिवर्सिटी में ये एक एंटो पार्ट 1 में थे, ये एंटो पार्ट 2 में है, मैंने करवाया सारा है, बट आपको अगर ये दोनों ही यूनिट है तो आपको बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में है, ये मैंने बताया भी था यूट्यूब पे जब मैंने सेशन लिया था। तो जो जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जितना हेल्पफुल आपके लिए होगा वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, वो मैंने बोल दिया है टीम को कि एंटो का कोर्स ऐड कर दे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जैसे विजय बोल रहे हैं कि हमारे में एक ही बार था, जैसे मैंने भी पढ़ा तो हम में भी एक ही बार था, बहुत कुछ मतलब कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक आपके हैं तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, बट वो उतनी इलेबोरेटेड नहीं है, क्योंकि ये अलग कोर्स है, इन 2 यूनिट का आपको अलग कोर्स है, तो आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वो। ठीक है, डन? चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम एंटो पढ़ेंगे, पेस्ट कंट्रोल वाला एंटो। ठीक है, तो वो मिलते हैं, उस पे वो करते हैं, वो चैप्टर्स, वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए यार, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में इस सब्जेक्ट से जो भी आने वाला है आपको, सेम ब्रीडिंग का, एंटो का,
निमैटो का तो नहीं आता कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस में, बट जो मैं इस बार ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये 2 चाहे तुमने एंट्रेंस का फाइट करना है के लिए फाइट करना है, कॉम्पिटिशन के लिए फाइट करना है, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उनको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है? चलो, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और क्लास अच्छी लगी हो तो यार रेटिंग भी अच्छे से करके जाना है बेटा, ठीक है? 5-5 रेटिंग होनी चाहिए बेटो फिर, ठीक है? चलो, बाय बाय एंड टेक केयर। तो बच्चों ये था हमारा पेड बैच का क्लास 1, तो जो आपको डेमो के तौर पे दिखाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस तरीके से आपको कुछ क्लासेस और मिलेंगी। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी है यार, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच आ चुका है। अगर आप लोगों को भी एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जोर शोरों से इस बैच में क्लासेस चल पड़ी है। इस बैच में बेसिकली आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल रही हैं। आपको 20 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स आपके जस्ट रिकॉर्डेड हैं और कुछ सब्जेक्ट में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलने वाली हैं। और साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है? जैसे पीपीटी हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में पीपीटी से पढ़ाया, वो तो मिलेगी। साथ में आपको A4 साइज नोट्स भी मिलते हैं। A4 साइज नोट्स को आप प्रिंट करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें लैपटॉप पे अच्छे से पढ़ना नहीं है, ठीक है? हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो नोट्स को आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। मैं दिखा देती हूँ किस तरीके के नोट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। पीपीटी तो बच्चे मिलेगी, साथ में इस तरीके के नोट्स आपको मिल रहे हैं। देखो, ये प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्म के नोट्स हैं। आई डोंट नो ज्यादा विजिबल है, ठीक है? आई होप नाउ इट इज विजिबल। तो इस तरीके से पहले इंग्लिश में पूरे नोट्स हैं, उसके बाद देखो पॉइंट टू पॉइंट, उतना ज्यादा कम लेंथ भी नहीं है और उतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं है, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट। और एज इट इज अगर पेपर में लिखोगे तो आई एम डैम श्योर कि पूरे नंबर आपको टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट इसके बाद इंग्लिश के बाद पूरा हिंदी में, देखो ये हिंदी टेक्स्ट है पूरा, ये हिंदी में, हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में पूरा जो नोट्स है वो रहने वाला है। आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो उन नोट से, ठीक है? तो अभी भी अगर आप लोगों ने बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए। अब एनरोल कैसे करना है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा सेलेक्ट योर एग्जाम। सेलेक्ट योर एग्जाम में आप लोगों को चुनना है एग्री एंड फूड साइंस। एग्री एंड फूड साइंस आप चुनोगे, उसके बाद आपको अगेन 4 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 4। दूसरे ऑप्शन में जाना है एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बैचेस दिख जाएंगे। 3 बैचेस दिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में आपको क्लिक करना है और वहां पे मोर ऑफर्स पे आपको Y1020 कूपन कोड यूज करना है कॉइन्स के साथ। इस कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा बैच में एनरोल करना चाहता है ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और Y1020 कूपन कोड का यूज करना है, ठीक है? सेम चीज आप गूगल से भी कर सकते हो, ठीक है? गूगल से थोड़ा ये है कि आपको कॉइन्स का ऑप्शन नहीं होता है, तो गूगल में आपको 1% कम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? चलो, गूगल पे गए, अड्डा 24/7 सर्च किया, इस वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज के बाद अगेन एग्री एंड फूड साइंस आपको दिखेगा, गए। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर में जाना है। यहाँ पे देखो आपको 3 अलग अलग बैचेस शो हो रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में गए। थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, 6 महीने तक आप इस बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है? आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगा दो Y1020, Y1020। तो ये जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये बैच आपको, ये क्या हो गया, ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 सेकेंड, मोर ऑफर पे जाके Y1020 लगा दो, Y1020 लगा दो और ये बैच आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में शो हो जाएगा। उतना ही था मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है? 2 कोड मैंने अप्लाई कर दिए, रुक जाओ। ये 3249 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं बच्चों, ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? कूपन कोड लगा देना, उसी तरीके से मोर ऑफर पे जाके, अभी नहीं लग रहा है, मोर ऑफर पे जाके यहाँ पे आप लोगों को Y1020 लगा देना है, ठीक है?
और अप्लाई करके आप देखोगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कांटेक्ट कर लेना इस पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चों तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे जो जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे जाने वाली है। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो और वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।